हेलो दोस्तों, हमने लास्ट में लेक्चर नंबर 7 की बात कर ली थी। आज हम टॉपिक करें लेक्चर नंबर 8 की। उसी बात पर लैंगिक चरण में हमने लास्ट टॉपिक में द्विबीजपत्री भ्रूण की बात की थी। अब हम बात करने जा रहे हैं एक बीजपत्री भ्रूण की। ठीक है दोस्तों, एक बीजपत्री भ्रूण की। ठीक है दोस्तों, एक बीजपत्री भ्रूण। अब हम संरचना की बात करते हैं कि एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना कैसे होती है। सबसे पहले हम एक बीजांड की संरचना बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, यह है हमारा बीजांड। ये किससे जुड़ा होता था? ये अपरा से जुड़ा होता था। ठीक है, ये हो गया हमारा बीजांड की संरचना। इन सब का नाम तो आपको पता ही होंगे। ये यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पर संरचना नहीं होती थी। ठीक है, ये कौन सी थी? ये जनन छिद्र था। ये जाइगोट यानी कि युग्मक। ये क्या है? युग्मक। इसे हम कहते हैं युग्मक। सबसे पहले हम इसकी संरचना को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने इसकी संरचना को बाहर निकाल देते हैं। और ये कैसा है? ये द्विगुणित है। ये कैसा है? ये द्विगुणित है, मतलब इसमें दो केंद्र उपस्थित है। ये है द्विगुणित। ये कैसी संरचना है? द्विगुणित। ठीक है, इसमें विभाजन होगा। सबसे पहले किसका विभाजन होता है? केंद्र का विभाजन होता है। उसके बाद किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। सबसे पहले हम इसमें केंद्र के विभाजन की चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें इस प्रकार से विभाजन हुआ। इसमें दो केंद्रक थे। उसके बाद जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, उसके बाद किसका विभाजन होता है? केंद्र का। ठीक है, और जो ऊपर वाली व्यक्ति उसे हम क्या कहते थे? जब द्विबीजपत्री की सृष्टि की बात की, ऊपर वाली कोशिका को हमने क्या कहा था? ऊपर वाली कोशिका को हमने कहा था भ्रूण कोशिका। नीचे वाली कोशिका क्या कहा था? आधार कोशिका। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाली कोशिका कहा हमने भ्रूणीय कोशिका। भ्रूणीय कोशिका। और नीचे वाली को हमने क्या कहा? आधार कोशिका। आधार कोशिका। इसके बाद एक और विभाजन होगा दोस्तों। इसके बाद एक और विभाजन होगा, और इस विभाजन में क्या होगा? द्विबीजपत्री भ्रूण में कौन सी संरचना बनी थी और इसमें कौन सी संरचना बनेगी, इसके हम अभी चर्चा करते हैं। इसमें एक निलंबक चूसक बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, इसमें इस प्रकार से संरचना बनेगी। और द्विबीजपत्री भ्रूण में कैसी संरचना बनी थी? ऊपर इसमें क्या है? ये निलंबक चूसक। ठीक है, ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम निलंबक चूषण कोशिका कहते हैं। क्या? निलंबक चूषण कोशिका। ठीक है, निलंबक चूषण कोशिका की हमने बात कर ली, क्योंकि ये क्या करेगी? जितना भी बीजांड का रस होगा, बीजांड का होगा, उसको समाप्त कर लेंगे। इसमें एक और विभाजन होने के बाद इसकी संरचना में वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों संरचना थोड़ी सही बना देते हैं। ये इसके ऊपर का तो संरचना सही नहीं बनी, किताबें से देख लेना। ठीक है, इसमें ऊपर विभाजन और दो से कितने बन गई? दो बन गए। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं ये आगे। ठीक है दोस्तों, अब हमने आखिरी संरचना बना दी है एक बीजपत्री भ्रूण की। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में स्कूटेलम भी कहते हैं। इसकी संरचना इस प्रकार से इसकी ये बाहरी भित्ति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक बीजपत्री। ठीक है, इस प्रकार से होती है, इसे हम कहते हैं एक बीजपत्री। इस संरचना को उधर डार्क कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए। और जो ये वाला भाग है इस तीर टाइप में, और इसे हम क्या कहते हैं? मूलांकुर। और जो ऊपर वाले से प्रांकुर, नीचे वाले को मूलांकुर और ऊपर वाले को प्रांकुर। ठीक है दोस्तों, मूलांकुर के ऊपर एक झिल्ली टाइप में होती है, इसे हम क्या कहेंगे? मूलांकुर चोल। ऊपर जो इसके ऊपर द्रव टाइप में होता है उसे हम क्या कहेंगे? मूलांकुर चोल। और जो नीचे इस द्रव में उससे क्या कहेंगे? मूलांकुर चोल। पीछे वर्ड के पीछे क्या लगेगा? चोल। इसमें मूलांकुर चोल हो गए तो इसमें प्रांकुर चोल हो गए। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर है। अब हम चर्चा करते हैं कि बीजपत्र परी, जो इसके अंदर की जो संरचना होती है इसे हम क्या कहेंगे? बीजपत्र परी। बीजपत्र परी का आपको समझ में आ गया? बीजपत्र परी इसके अंदर की जो संरचना होती है इसे हम क्या कहेंगे? बीजपत्र परी। ठीक है, और इसके अंदर जो बीजपत्र है उससे हम क्या कहेंगे? बीजपत्राधार। बीजपत्राधार। ठीक है दोस्तों, हम इसके एक बीजपत्र संरचना की वापस समझाएंगे आपको। जो ये भ्रूण है इसे हम क्या कहेंगे? एक बीजपत्री, यानी इंग्लिश में कहते हैं स्कूटेलम। और जो ये वाला आवरण है तीर जैसे मैंने आपको बनाया है, इसे हम क्या कहेंगे? प्रांकुर। इसे हम कहेंगे प्रांकुर। और इसको द्रव आता है ना, इसे हम कहेंगे प्रांकुर चोल। क्या कहेंगे? प्रांकुर चोल।
और जो नीचे ऊपर क्या है प्रांकुर, नीचे क्या है, नीचे क्या है मूलांकुर, ऊपर है प्रांकुर नीचे है मूलांकुर। ऊपर संरचना के ऊपर द्रव टाइप में होता है उसे हम कहेंगे प्रांकुर चोल और नीचे द्रव की टाइप में होता है उसे कहेंगे मूलांकुर चोल। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर है। ये हो गया मूलांकुर, ये हो गया मूलांकुर चोल। ठीक है, और ये इसके अंदर की जो संरचना होती है इसे हम क्या कहेंगे बीज पत्र परिक। बीज पत्र परिक भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और ये है बीज पत्र दान। अब हम चर्चा करते हैं कि एक बीज पत्र सबसे ज्यादा पोषण संग्रहित करते हैं। एक बीज पत्र जो पत्र होता है ना, यह सबसे ज्यादा पोषण संग्रहित करता है। द्विबीज पत्री से ज्यादा एक बीज पत्री पोषण संग्रहित करता है। अब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, द्विबीज पत्री पादप ज्यादा आधुनिक है या एक बीज पत्री? तो सबसे ज्यादा आधुनिक या नया पादप कह सकते हैं। पहले द्विबीज पत्री आया है, पहले एक बीज पत्री आया है। तो सबसे पहले जो पादप आया वह है द्विबीज पत्री। सबसे पहले पादप आया वो कौन सा था? द्विबीज पत्री। सबसे पहले जो पादप आया कौन सा था? द्विबीज पत्री। उसके बाद कौन सी संरचना बनी? एक बीज पत्री की। ठीक है, और सबसे आधुनिक, आधुनिक का मतलब नया, सबसे नया पादप कौन सा है? एक बीज पत्री। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं बीज। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आखिरी लेक्चर टॉपिक है बीज। बीज और फल, हमारे दो टॉपिक बाकी रह गए। ये टॉपिक हम कल वाले लेक्चर में कर देंगे। हमारा लेक्चर नंबर 8 को यहीं पर समाप्त करता है। और लेक्चर नंबर 8 में हमने क्या क्या पढ़ लिया? एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना पढ़ ली है। और लेक्चर नंबर 8 में हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। एक बीज बचा है और एक फल बचा है। बीज किससे बनता है? बीजांड से बनता है, मैंने आपको पहले ही बता देता। और फल किससे बनता था? जो अंडाशय से। बीज का निर्माण कहाँ से होता था? बीजांड से। और फल का निर्माण होता था अंडाशय से। ठीक है दोस्तों, और बीज किसे कहते हैं ये भी आपको बताता हूँ। निषेचन के पश्चात जो संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं? बीज कहते हैं।